तो बात है 25 मई 2026 की। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना सिकंदरापुर में सिकंदरापुर के वहां पे एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें रूबी नाम की एक लड़की अपने जेठ के साथ यानी कि अपने पति के बड़े भाई के साथ जाती है और वो बोलती है कि उसके पति जो है वो कई दिनों से लापता है। और ऐसा क्या होता है कि शादी के 16 साल बाद जो रूबी का पति है सुरेंद्र, वो घर से अचानक लापता हो जाता है, या यूं कहें कि वो लापता कर दिया जाता है सदा सदा के लिए। तो ऐसी क्या बात थी रूबी और सुरेंद्र के बीच, और क्या था वो राज की जिंदा या पता नहीं मुर्दा, मतलब कि ये भी नहीं पता अच्छे से कि वो जिंदा था या मर चुका था। उसको बाथरूम में किसने दफन कर दिया था और कैसे कर दिया था, तो क्या है ये पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। तो ये घटना है 25 मई 2026 की। रूबी नाम की एक लेडी होती है जो आगरा में मतलब रहती है एक कॉलोनी में। उसका पति होता है सुरेंद्र नाम का, और उसकी दो बेटियां होती है, और एक उसकी सास होती है जो लगभग लगभग 80-85 साल की थी। लेकिन सास जो है वो अंधी होती है, यानी कि सास को दिखता नहीं है। और उसी से ही 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर सुरेंद्र का भाई अनिल भी रहता था, जो कि रूबी का जेठ था। वहीं पे 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में उसका वो भाई रहता था। तो होता क्या है कि जो ये होती है रूबी जो होती है, तो रूबी का जो बाथरूम होता है वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है बहुत ज्यादा। तो जैसे मान लो कोई जिसको दिखता है तो वो तो अच्छे से देख के यूज कर ले, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो रूबी की सास थी उनको दिखता नहीं था, वो अंधी थी। तो वो ये बोलती थी कि बेटा ये बाथरूम बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ सा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करवा ले, प्लेन सा करवा ले, मेरे को इसमें दिक्कत होती है। क्योंकि जो थोड़े से अंधे होते हैं वो पकड़ के सहारे से तो चले जाते हैं, उनको थोड़ा सा इतना तो कहते हैं, एक कहावत होती है ना कि हृदय में चांद ना होता है, इतना तो उनको दिखता है, थोड़ा सा मतलब छाया सी पड़ जाती है कि वो चल पाते हैं। लेकिन ज्यादा ही उबड़ खाबड़ की जगह में तो उनको भी दिक्कत होती है। तो वो ये बोलती रहती थी रूबी को। तो रूबी कहती थी कि ठीक है, हम मैं इसको करवा दूंगी, ठीक, हम इसको करवाएंगे। तो जो रूबी का पति होता है सुरेंद्र, ये क्या करता है कि जैसे कभी डिलीवरी बॉय का काम कर लिया, कभी कोई दिहाड़ी मजदूरी कर ली, मतलब एक काम फिक्स नहीं था इसका कि ये एक काम को अच्छे से करे। चेंज करता रहता था, कभी ये काम कर लिया कभी वो काम कर लिया, और धीरे धीरे इसको जो है वो शराब की लत लग गई थी। मतलब ये बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था, और जो थोड़ा बहुत काम करता था वो काम करना अभी इसने बंद कर दिया था। तो देखिए जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि टोटा जो होता है ना वो कलेश की जड़ होता है, मतलब जिस घर में टोटा घुस जाए ना तो उस घर का कलेश कभी मिटता नहीं है। और टोटे के साथ अगर शराब हो, पीने खाने की आदत हो, तो नाश है उस घर का फिर। तो यही काम इनके घर में हुआ। तो रूबी जो है वो घर खर्च चलाने के लिए सिलाई वगैरह भी करने लगी, और उसी से वो घर खर्च चलाती थी। लेकिन जो रूबी की सास होती है उसकी पेंशन भी आती थी, क्योंकि जो रूबी के ससुर होते हैं वो लेक्चरहार होते हैं, और 2002 में वो रिटायर आते हैं। और जो ये रूबी के ससुर थे ये थे राजस्थान में भरतपुर से। तो वहां पे ये 2002 में रिटायर आते हैं, और रिटायर आने के बाद ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो गांव है, चलो शहर में चलते हैं, बच्चों को वहां पे पढ़ाई लिखाएंगे, और वहां पे तो इस तरह से ये दोनों इसके दो बेटे होते हैं, और दोनों के साथ राधे श्याम इसके ससुर का नाम होता है। और ये आ जाते हैं आगरा के किसी कॉलोनी में, जो है ये रहने लगते हैं वहां पे। और दोनों भाइयों का जो है अलग अलग मकान बना दिया जाता है। 2010 में जो है इसकी भी शादी होती है सुरेंद्र शर्मा की, जिसकी पत्नी रूबी होती है, और इसके जेठ की पहले ही हो चुकी होती है। तो जो फिर इसके जो ससुर होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनकी जो पेंशन थी वो आती थी, और वो बस 10,000 रुपये कहते हैं उसका जेठ रखता था, क्योंकि शायद जेठ काम करता था। तो वो बस 10,000 रुपये लेता था, और बाकी जो पेंशन थी वो सारी जो है वो छोटे वाला यानी कि सुरेंद्र शर्मा ही रखता था।
तो रूबी के पास आती थी वो, तो उस पेंशन से और कुछ ही सिलाई करती थी, इसी से ये अपना घर खर्च वगैरह चलाती थी। तो क्योंकि अब उसको शराब की लत थी, तो ये चीजें को लेके हर वक्त इनके घर में झगड़ा होता रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि सुरेंद्र को इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि अगर उसको शराब ना मिले तो फिर उसको नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। और इस तरह से वो नींद की गोली लेके सोता था। जिस दिन उसके पास शराब वगैरह के बिल्कुल ही पैसे नहीं होते थे या किसी तरह वो नहीं पी पाता था उस दिन। लेकिन एक चीज मैंने और देखी है, पता नहीं कैसे जो शराब पीने वाले होते हैं इनके पास शराब के पैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये 1 रुपया भी नहीं कमाते, लेकिन फिर भी ये रोज पी के आते हैं। ये बात पता नहीं कैसे हो जाती है। तो एक दिन ये आता है और उस दिन इनके घर में खीर बनी होती है। तो नींद की गोली मैंने जैसे कि बताया इनके घर में थी। तो ये रूबी क्या करती है कि 20-22 गोली जो है नींद की, वो खीर में मिला देती है और खीर में मिला के ये अपने पति को दे देती है, सुरेंद्र शर्मा को। अब जैसे ही वो खीर खाता है पूरी, तो वो लेट जाता है। अब वो नींद का इतना नशा होता, अब ये नहीं पता, देखिए वो लेट गया था तो इन्होंने रात भर उसको देखा नहीं। अब वो उसने मारने के इरादे से दी थी या ऐसे ही गुस्से में दी थी, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वही जानती है। तो उसके बाद वो सुबह तक लेटा ही पड़ा रहता है कमरे में, कोई उसको ऐसे देखता नहीं है। तो तभी इसको रूबी के दिमाग में आता है कि माँ जी यूं कहती थी कि इस बाथरूम को ठीक करा दे। देखिए अब पता नहीं इसके पीछे, मतलब उसके माइंड में एकदम से आता है कि माँ जी ये कहती थी बाथरूम को ठीक करवा दे। तो वो अपने जेठ को फोन करती है, और ये तो उसके जेठ को पता ही था कि सुरेंद्र को जो है वो पीने की बहुत ज्यादा लत है, वो पीता रहता है। तो उसने अपने जेठ को फोन करा कि ये ऐसे ही कुछ करके आ गया था, तो जिसके लिए पुलिस आई थी पूछताछ के लिए। तो ऐसे माँ जी को और बच्चियों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं और पूछताछ के लिए पुलिस आए, तो आप इनको जो है वो अपने साथ ले जाओ। तो जेठ आ गया, और जेठ ने कोई भी ज्यादा पूछताछ नहीं करी ना, वो उनके कमरे में गया, क्योंकि वो छोटे भाई की पत्नी थी तो उसका कोई इतना ज्यादा राइट नहीं बनता था वो बहुत ज्यादा पूछताछ करे। उसको ये बात जच भी गई, क्योंकि उसको पता भी था कि सुरेंद्र को पीने खाने की लत है। तो वो अपनी माँ को और अपने भाई की दोनों बेटियों को लेके अपने साथ जो है चला गया अपने घर। और तभी कहते हैं कि ये जो है सुरेंद्र की जो पत्नी है रूबी, अब ये पता नहीं अकेली ने किया या इसके साथ कौन था, इस बात की कोई भी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है कि भाई अकेली औरत इतना कैसे कर दिया। तो कहते हैं गड्ढा खोद के और एक मतलब उसको उसमें बाथरूम में जो है गड्ढा, वो पूरा लंबा बाथरूम था, उसमें उसको लिटा दिया जाता है। फिर नमक का इंतजाम करती है, बहुत भारी मात्रा में नमक जो है उसके ऊपर डाल देती है वो। फिर एक मिस्त्री और मजदूर का भी जो है वो इंतजाम करती है और उनको बुलाती है। और मजदूर और मिस्त्री के जरिए जो भी उनको सामान देना होता है, सीमेंट कंक्रीट वगैरह जो भी चाहिए होता था प्रेस वगैरह डालने के लिए, वो सारी चीज उनको अवेलेबल कराती है। और वो उसको मतलब जो है बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। और वो कहती है कि इसको लगभग पूरा प्लेन ही कर दो, बस थोड़ा सा जो है वो सीट को हल्का सा ऊंचा रखना जरा सा, ताकि नहाते टाइम जो है पानी वहां पे ना जाए। और इस तरह से बाथरूम को बिल्कुल बढ़िया प्लेन करा देती है एकदम से। तो जब और इसी बीच वो जो है अपने मतलब उसको बताती है, जब बाथरूम मतलब 2-3 दिन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कि भाई ऐसे ऐसे अपने जेठ को फोन करती है कि सुरेंद्र घर से लापता है और वो पता नहीं कहाँ है, और 5,000 रुपए भी लेके गया है घर से और वो मिल नहीं रहा है। तो भाई उसका जेठ आता है और फिर दोनों जो है जेठ वोड़िया मिलके एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। और ये बात होती है 25 मई की, जिस दिन वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो बताती है कि ऐसे ऐसे लापता है। अब वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब जैसे पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को इतना कोई लिख तो ली उन्होंने, लेकिन इतना सीरियस नहीं लिया उन्होंने, कोई भी ढूंढा नहीं। लेकिन देखिए वो भाई था, जैसा भी था, तो अनिल जो उसका भाई होता है वो फिर भी उसको ढूंढता रहता है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते काफी वक्त बीत जाता है उसको, लेकिन वो नहीं मिलता है।
18 मई को जो है ये इन मतलब खीर उसको खिलाती है वो, और फिर 19 मई को सुबह बच्चियों को भेज देती है, और फिर बाद में उसको जो है फ़ोन करती है अपने जेठ को कि भाई वो लापता हो गया है घर से और नहीं आया है। और ऐसे 2-4 दिन बाद फिर ये लोग 25 मई को जो है वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद समय बीतता जाता है और तारीख आ जाती है 2 जुलाई। तो ये जो मतलब इसका जेठ था, इसको ये भी रहता है कि भाई माँ की पेंशन नहीं आ रही है। तो ये अपनी माँ की पासबुक लेके, और भरतपुर में ही था शायद उनका अकाउंट, तो वहां पे जाता है और पूछता है कि भाई मेरी माँ की पेंशन नहीं आ रही है। तो वो बोलते हैं कि भाई पेंशन तो आ रही है, टाइम से ही डल रही है, लेकिन पेंशन जो है वो निकाली भी जा रही है। तो ये अनिल जो होता है रूबी का जेठ, इसको थोड़ा शक होता है, और ये रूबी के पास आता है और कहता है देख, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे दो ही सवाल हैं तुझसे। एक तो ये कि पेंशन आ रही है तो वो पैसे कहाँ है, कौन निकाल रहा है, और दूसरा ये कि मेरा भाई कहाँ है। तो ये कुछ भी नहीं बोलती है वहां पे। तो अब क्योंकि जेठ होता है तो जेठ की मर्यादा रखता है, गांव के लोग पहले के बहुत ज्यादा रखते थे छोटे भाई की बीवी से। तो ये कुछ भी नहीं बोलती है, तो ये अपने घर चला जाता है। और मतलब कहती है कि मुझे नहीं पता, वही एटीएम लेके गया हुआ तो वही निकालता होगा। तो इसको इस बात के लिए शक हो जाता है। और इसी बीच जब बाथरूम सूख गया था, 2-3 दिन हो चुके थे उस चीज को, जब ये पहले 24-25 मई को अपने जेठ को फोन करती है, तब ये अपनी बेटियों को और अपनी माँ उसको जो है वो बुला लेती है, सास को। तो सास देखिए, उस सास को पता ही नहीं था कि जिस बाथरूम को वो यूज कर रही है, वो इतना अच्छा बता रही है, उसी बाथरूम में जो है वो उसका बेटा दफन है। तो वो इसको कहती है बहू को, जब आने के बाद बाथरूम यूज करती है, कि बेटा ये तूने बहुत अच्छा काम करा, और तू तो मेरे लिए मेरे बेटे से भी भड़के है, क्योंकि मेरा बेटा तो ऐसे ही पीता खाता रहता है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, और तूने मेरी सुविधा के लिए इस बाथरूम को इतना अच्छा बनवा दिया। और रोज ये रूबी देखिए लगभग 45-47 दिन के करीब हो चुके थे बाथरूम को यूज करती थी। मतलब कैसे कोई इतना इतना काफर हो सकता है, ऐसा दिल, मतलब जिसमें जैसा भी हो, पति तो पति, पति क्या कोई भी इंसान हो जिसको तुमने मार के वहीं पे दफना रखा है, और उसी चीज को तुम रोज यूज कर रहे हो, उसमें नहा धो रहे हो, लेटरिन बाथरूम भी जा रहे हो, मतलब यूज कर रहे हो उसी चीज को, थोड़ा भी भय नहीं। तो उसके बाद होता क्या पता नहीं, इसको इसके जेठ को तो शक रहता ही है, तो इसको ये लगता है कि मेरी पोल पट्टी खुद से खुल जाएगी, या मैं अब खुद ही बता दूं, ये डर जाती है, या क्या होता है भगवान जाने। ये 3 जुलाई को जो अपने जेठ को फोन करती है और कहती है कि आपका जो भाई है वो बाथरूम में दफन है, और आके उसको देख लीजिए। अब ये बात सुनते ही अनिल शर्मा के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आता है, देखते हैं, और पुलिस में रिपोर्ट पहले ही की हुई होती थी, दोबारा से पुलिस के पास जाता है, पुलिस आती है, मजदूरों का इंतजाम करा जाता है, और कहते हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि नमक तो बहुत अधिक मात्रा में डाला गया था, तो बचना तो कुछ भी नहीं था, लत्ते कपड़े सब उसके जो है बिल्कुल मतलब गल चुके थे। और कहते हैं कि मजदूरों से वहां पे रुका नहीं जा रहा था, इतनी ज्यादा जो है बदबू आ रही थी वहां पे। और बचा तो कुछ भी नहीं था, कंकाल ही बचा था। फिर भी उसके जो है कुछ अवशेष मतलब लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, और रूबी को हिरासत में लिया गया है। और पड़ोस जो है उनका, आसपास के जो लोग हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि रूबी ऐसा कर सकती है, क्योंकि हर किसी की उसके लिए हमदर्दी थी। हर कोई ये कहता था कि देख, बेचारी को मारता पीटता भी है, और ये घर का काम भी करती है, सिलाई भी करती है, अपना खर्चा चलाती है जैसे तैसे, और जब गायब हो गया था तो और हमदर्दी थी कि ऊपर से गायब और हो गया, अब ये और टेंशन है इनको, और बेचारी का पति नहीं मिल रहा। तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये एक अकेली औरत ऐसा कर सकती है। अब ये नहीं पता इसमें उसकी हेल्प किसी और ने की थी या नहीं की थी, इस बात का अभी तक कोई भी जो है वो सुराग नहीं मिला है, और कुछ भी निकल के नहीं आया है कि उसने अकेली ने ही ऐसा कर दिया था या नहीं। लेकिन अकेली औरतों ने भी यहाँ पे बहुत कुछ किया है। अभी जो सिया ने किया है केतन के साथ, अभी जो एक वो जो नीले ड्रम वाली मुस्कान ने किया था, तो अकेली औरतें भी बहुत कुछ कर रही है यहाँ पे। सोनम रघुवंशी को कोई भूल नहीं सकता। तो देखिए पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा देश। तो क्या है आपकी राय इस घटना के पीछे, जरूर बताएं
क्या सजा मिले ऐसी औरतों को जो ऐसा ना करे। ये भाई नहीं बनती है अलग हो जाओ, लेकिन किसी को मारना क्या है। और मार के फिर खुद, एक भी केस ऐसा नहीं है कि मार के बच पाई हूं, क्योंकि ये सामने ही आते हैं। अब बाप चला गया, सास 80 साल की है बेचारी, अंधी है, और खुद जो है अब जेल में रहेगी। बताओ दूसरा किसी की बच्चियों को कोई कितने दिन पाल लेगा। दोनों बच्चियों का भविष्य खराब कर दिया इसने। तो क्या है आपकी राय इस घटना के पीछे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही सत्य घटना सुनने के लिए। और फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।